हेलो स्टूडेंट। क्लास 9th में हम लोग वर्क पढ़ रहे थे और वर्क को हम लोगों ने समझा कि फिज़िक्स में वर्क क्या होता है और वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो एक समझ हम लोगों ने बना लिया था वर्क के बारे में और वर्क को हमने ऐसे लिखा था फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम सिंबल में देना चाहें तो वर्क का सिंबल हमने लिया W, फोर्स का सिंबल लिया F और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लिया D। और ये जो डॉट है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का दो मेथड होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में वेक्टर क्वांटिटीज में सारी चीज़ों को डिटेल पढ़ेंगे। अब ये जानिए कि ऐसा होता है और इस डॉट को जब हम हटाएंगे तो डॉट हटने के बाद क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। यानी एफ डॉट डी लिखा है तो क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे अगर कहीं लिखा है ए डॉट बी लिखा है, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल ये क्या बोला जाता है, थीटा बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने ट्रॉली में देखा, ट्रॉली बैग की हम बात कर रहे थे, उसको अगर हम ऐसे खींच के लेके जाएं तो फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो बीच में एक एंगल बन जाएगा। जैसे ट्रॉली बैग की मैं बात कर रहा था पिछले लेक्चर में, ये ट्रॉली बैग हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये हमने फोर्स लगाया और देखो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स। अब ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये थीटा यहाँ पर लिया जाएगा। अगर 30 डिग्री होगा 30 लेंगे, जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास ये समझ बन चुकी है कि फोर्स वर्क क्या होता है, वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर बचा है कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स के अंदर जिन सारी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है और नंबर में यूनिट के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मैं क्लास में बताया था, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इंसान को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक लेडीज का है, एक जेंट्स का है। ठीक है। तो ऐसे ही हम उसको फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको बोलने के लिए कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। और जिसमें मैग्नीट्यूड और फोर्स की जरूरत, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बोर्ड पर आप 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करिए और आप आए यू लगाए फोर्स, मैंने कहा ये तो मैं नहीं बोला था, मैं तो बोला था कि इधर से आके फोर्स लगाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक फोर्स में मैं डायरेक्शन नहीं बोलूंगा तब तक आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि किधर से लगाना है। मैंने कहा यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस टेबल, आप इस टेबल पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऊपर से लगाएंगे। मैंने कहा मैं ऊपर से बोला ही नहीं, मैं तो इधर से बोला हूँ, आप इधर से लगाएंगे तो आपको मतलब कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इस टेबल पर फोर्स अप्लाई करिए टॉप से, ये कंफर्म हो गया। यानी फोर्स के बारे में बात करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा तभी बात कंप्लीट होगी। तो ऐसी जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हमने नाम रखा वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क हमारा कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ओके। दूसरा ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो के प्रोडक्ट से मिलता है और दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है। तो ये सब और डिटेल में आपको समझाया जाए क्लास 11th में, इस पर आपको होगा। मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि 11th में आप पहुँचे तो आपको कुछ नया टाइप का ना लगे, हाँ कुछ समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और समझते हैं कि वर्क की और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो वो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और उस केस में वर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम।
अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो कॉस 180 होता है माइनस, और वर्क उस केस में माइनस हो जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो वर्क कॉस 90 होता है जीरो, और उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा। क्या ऐसा केसेस हमारे लाइफ में मिलता है? और मिलता है तो इसको हम कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं, मैं तीनों को एक एक फिगर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप किसी बॉडी के ऊपर, ये है बॉडी, इसके ऊपर आपने इधर फोर्स लगाया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कहीं हो गया, तो ये भी क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब दो चीज, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इस केस में थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, नॉट नंबर, डिग्री। और इस केस में वर्क कैसा आएगा, जो भी फोर्स की वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी, और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पे cos 0 लिख देंगे। और आप लोगों को बता दें cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर वर्क का जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी वर्क डन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब वर्क पॉजिटिव, वर्क में जो अगर मान लो कि यहाँ पर आ गया 60 जूल, तो 60 जूल प्लस में है, इससे प्लस से आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, ये आपका पॉजिटिव वर्क हो गया। दूसरा केस देखें कि अगर मान लें कि फोर्स किसी बॉडी पर इधर लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और इस केस में आप देख रहे हैं थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे केस में cos 180 की वैल्यू होती है, 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पर जो भी फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, दोनों रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, नंबर के साथ ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी हमारा वर्क किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया, यानी वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका उल्टा भी हो सकता है कि फोर्स आप इधर लगाएं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, तो ऐसे केसेस में वर्क कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और तीसरा है कि आप, दिख रहा है सर यहाँ पे, जैसे मान लें कि ये फोर्स आप इधर लगा रहे हो ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इस केस में वर्क कैसा आ जाएगा बेटा, वर्क आ जाएगा 0। ये 3 कैटेगरीज वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन। अब इसका एग्जाम्पल्स एक एक लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं आपको कार का एग्जाम्पल लेता हूँ। कार में जब हम एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो एक्सेलेरेटर, कार की एक्सेलेरेटर दबाने से जो गाड़ी का इंजन होता है, कार का इंजन होता है, वो गाड़ी के ऊपर जिस डायरेक्शन में गाड़ी चलने वाली है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यानी कार का जो एक्सेलेरेटर लगाने के बाद, दबाने के बाद जो कार के ऊपर जो फोर्स बनता है इंजन के द्वारा, वो फोर्स और कार के चलने की डायरेक्शन, यानी कार जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और ऐसे केस में वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा केस देखें, कोई कार तेजी से मूव कर रही है, तेजी से जा रही है, आपको रोकना है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक भी एक टाइप का फोर्स होता है जो कार पे लगता है, लेकिन कार जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक का फोर्स काम करता है। मान लो कि कार आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो कार पे काम करता है। तो ब्रेक जो लगेगी कार के ऊपर, तो कार अगर इधर जा रही है तो ब्रेक वाला फोर्स इधर काम करेगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी। और ये क्या होता है कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा केस देखें कि अगर आप अपने सर पे कोई चीज रखे हुए हैं और लेके जा रहे हैं, तो आप रख कर जो जा रहे हैं, इसको जो ये होल्ड किया हुआ, ये एग्जाम्पल छोड़ते हैं, इसको इसमें बारीकी थोड़ा सा हम समझाते हैं बाद में। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कोई टेबल है, यहां देखो, कोई भी चीज, सॉरी, ये आपकी ग्राउंड है, इस ग्राउंड से आपने किसी बॉडी को उठाया और इस हाइट पे लाकर होल्ड कर लिया आपने, तो इसका जो वेट बनेगा, वेट आप पढ़ चुके हैं mg से, ये वेट क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, ये mg डाउनवर्ड से लग रहा है। अब इसको ऐसे पकड़ कर और आप लेके जा रहे हैं, तो इसको आप ऐसे होल्ड किए हैं और लेके जा रहे हैं, तो फोर्स ये आपको, इसको होल्ड करने के लिए फोर्स आपको इसे ऊपर लगाना पड़ेगा। ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना उसका वेट है।
जितना वेट है उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स इधर लगाए और आप इधर जा रहे हो तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर एट 90 डिग्री। इस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 एग्जांपल्स हैं। तो अब यहाँ पर हमको एक चीज बारीकी जो समझ में आई, जो पकड़ में आया कि वर्क में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। वो ये है कि वर्क डन जब भी हो तो हमें एक क्वेश्चन उसके साथ जो छुपा हुआ होता है उसको समझ लेना चाहिए कि वर्क डन बाय हु, वर्क डन किसके द्वारा, कौन करा रहा वर्क डन। ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप वर्क की कैलकुलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक कर दें। जब भी आपसे वर्क डन पूछा जाए, वर्क डन हुआ तो कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, ये फोर्स कौन लगा रहा है, जब आप इसकी क्लैरिटी ले लेंगे तो वर्क का सारी कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि इसमें ये जो आप होल्ड किए हैं और लेके जा रहे हैं, तो ये वर्क किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट। अगर मैं पूछूं कि एक बॉडी को मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल से इस लोकेशन से इस लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ, अब मैं लेके जा रहा हूँ, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को ग्रेविटी खींच रही है, जो उसका वेट बन रहा है, आप उसको होल्ड किए हुए तो फोर्स ऊपर लगा रहे, लेके जा रहे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वर्क डन बाय यू, जो आप इसको ऐसे, आपने 2 काम किए, एक इसको ऐसे उठा के रखा है और दूसरा लेके जा रहे हैं, तो लेके जब आप ऐसे जा रहे हैं तो ये जाने में जो आपका एफर्ट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप उसको उठा रखे हैं, इसमें जो वर्क डन होगा ये क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन हो जाएगा। ये बहुत सारी बुक्स में आपको इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि कूली का एग्जाम्पल लेते हैं, कूली के एग्जाम्पल लेते हैं, उस कूली के एग्जाम्पल में बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। तो आप समझिए, कूली जब किसी लगेज को लेके जाता है तो बोलते हैं वहां पर वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 होता है, लेकिन आपको समझ बनानी पड़ेगी कि वर्क डन कैसे और कहां पे 0 होता है। जब भी वर्क की बात हो तो आपका तुरंत इस बात पर फोकस होना चाहिए कि वर्क डन बाय हु, किसके द्वारा वर्क हो रहा है, ये आपको समझना है। जैसे कूली का पूरा प्रोसेस देखें, कूली अगर लगेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहा है तो कूली पहले उसको अपने ऐसे सर पे उठाएगा, तो सर पर उठा के रखने में वो क्या कर रहा है, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे तो फोर्स अपवर्ड हुआ, और लगेज जो जमीन पे रखा था वो कहाँ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, उठा के सर पे रख लिया। तो जमीन से सर पर उठा के रखने में उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है। इस दौरान वर्क डन 0 नहीं होगा, इस दौरान वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब ये रख लिया और रख के इस लोड को ऐसे उठाया हुआ है, अभी जा रहा है, ये लेके जा रहा है, तो ये फोर्स लगा के इसको होल्ड करके लेके जा रहा है, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये फोर्स लगा रहा है ऐसे और जा रहा है ऐसे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। इस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आपसे पूछूं कि नहीं, मैं इस वाले फोर्स का वर्क डन नहीं देखना चाह रहा हूं, मैं जो उस कूली का जो वेट लेके जा रहा है, जिस फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस फोर्स से मैं समझना चाह रहा हूं कि वर्क कितना होगा, तो उस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? तो ये था वर्क डन, और ये वर्क डन की सारी डिटेल्स थी जिसको आपको 1 by 1 समझाया गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 11.1, ठीक है, ये तो सॉल्व कर दिया है। अब उसमें इंटेक्स क्वेश्चन जो आपका है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट अस टेक द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। मतलब ये कहा जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो 8 मीटर डिस्प्लेस कर गया, इसमें आपको बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो आप देख रहे हैं नीचे फिगर दिया हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज वाई वी यूज यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी पहला केस पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन 1 कर सकते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन के बाद उसके बाद 1 2 3 4 ये आप सब कर सकते हैं, और इसकी बेसिस पर एग्जाम्पल 11.2 कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा, और ये सारे एग्जाम्पल्स आप करके समझेंगे। जो डाउट्स होंगे उस डाउट को आप मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट कर देंगे कि सर इसमें डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब ये कर लेंगे तो आपको समझ आएगा। ये सारे न्यूमेरिकल आपने बना लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्क की सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई। थैंक यू।